आज हम फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू करेंगे। तो पहले एक क्विक रिकैप लेते हैं। तो हमने फर्स्ट लेसन में देखा कि जो इंट्रोडक्शन में कि पिगमेंट्स कौन कौन सी फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही हैं, और फिर रिएक्शन सेंटर्स क्या हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या है, और उसके बाद हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिस्कस किया। अब उसके बाद हमने देखा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की, उसमें जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो डेवलप हुआ था, उसकी हेल्प से एटीपी फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो हमने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अपने सेकंड लेसन में देखा। आज के इस लेसन में हम ये देखेंगे कि जो लाइट रिएक्शन से जो एटीपी प्रोड्यूस हुए, उन एटीपी का यूज कहां पर आएगा, वो यूज कहां होंगे, तो वो यूज होंगे बायोसिंथेटिक फेज में। और बायोसिंथेटिक फेज क्या है? बायोसिंथेटिक फेज है बेसिकली फूड का प्रोडक्शन करना, कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोडक्शन करना, बेसिकली ग्लूकोज। तो यहां पर हम एटीपी और एनएडीपीएच जो हमने लाइट रिएक्शन से प्रोड्यूस किए थे, उनका यूज होगा और प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर करेगा। तो देखिए, इसे बायोसिंथेटिक फेज को डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये जो डार्क रिएक्शन है वो अलग अलग पाथवे से होती है अलग अलग प्लांट्स में। तो जैसे C3 पाथवे, C4 पाथवे, कैम पाथवे, तो ये कुछ डिफरेंट पाथवे हैं जो कि जो प्लांट्स हैं उन्होंने अपने एडेप्टेशन जो हैबिटेट के अकॉर्डिंग डेवलप किए हैं, जिससे कि वो मोस्ट एफिशिएंट हो पाए। तो बायोसिंथेटिक फेज जो है डार्क रिएक्शन है, और जो फॉस्फोराइलेशन था हम उसे लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो लाइट के प्रेजेंस में होगा और डार्क रिएक्शन नाइट के टाइम में होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बेसिकली है क्या? बायोसिंथेटिक फेज डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो होगा क्या? इमीडिएटली आफ्टर light becomes unavailable, the biosynthetic process continues for some time and then stops. तो आपने देखा कि जैसे ही लाइट रिएक्शन बंद हो जाएगा, एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, तभी बायोसिंथेटिक फेज जब तक एटीपी अवेलेबल है तब तक कंटिन्यू होगी, उसके बाद तभी तुरंत स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमें पता चल रहा है कि डार्क रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट है, वो कोई ऐसा नहीं है कि नाइट के टाइम में होगी। ये बस एक मिसनोमर है, हमें नाम से लगता है कि ये ड्यूरिंग नाइट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाइट रिएक्शन पे ही डिपेंडेंट है और उसके प्रोडक्ट एटीपी और एनएडीपीएच का यूज करेंगे। अब इसे हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन, उन्होंने क्लोरेला एल्गी, ये ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला एल्गी, इसमें फोटोसिंथेसिस की स्टडी की थी और यूज किया था कार्बन 14 रेडियोएक्टिव आइसोटोप। और इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, वो 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है। 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है, वो था क्या? PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इन्होंने ही पूरे C3 पाथवे, कि पूरे फोटोसिंथेटिक पाथवे को ट्रेस किया उस प्लांट में रेडियोएक्टिव कार्बन की हेल्प से। तो इसलिए ये पूरा क्रेडिट मेल्विन केल्विन को जाता है और हम इसे बोलते हैं केल्विन साइकिल। एक और इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी तरह का प्लांट हो, चाहे वो C3 पाथवे से जाए, C4 या कैम पाथवे से, C3 साइकिल हर किसी प्लांट में ऑपरेट होगी। तो अब देखिए, एक और था फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद इन्होंने पता लगाया कि सिर्फ 3 कार्बन कंपाउंड ही नहीं, 4 कार्बन कंपाउंड भी एज अ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिलता है। तो वो क्या था? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यहां हम बात कर रहे हैं, तो जिन प्लांट्स में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा वो PGA होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो C3 प्लांट्स होंगे, उनमें C3 पाथवे होगा। और जिसमें 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड बनेगा वो C4 प्लांट्स होंगे, कि उसमें C4 पाथवे से फोटोसिंथेसिस होगी। आइए और देखते हैं। अब प्राइमरी एक्सेप्टर की बात करते हैं कि जब CO2, अब इतना तो हमें पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस में CO2 जो है उसका रिडक्शन होगा, उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, तब जाके कार्ब मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। तो अब देखिए, तो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर क्या था, कौन था? तो साइंटिस्ट को लगा कि अगर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड है, तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 है उसे 2 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए। लेकिन वो भी एक्साइट थे और शॉक हो गए, इसको सरप्राइज हो गए ये जानने के बाद कि जो फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर है वो 5 कार्बन कंपाउंड है, जिसका नाम है RUBP, राइब्यूलोज बिस फॉस्फेट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो
5 कार्बन कंपाउंड है जिसमें CO2 अटैच होगा और वो 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा और जो फिर टूट जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे जब RuBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगी और 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए जो केल्विन साइकिल है वो एक बार रन करेगी और जो ग्लूकोज बनेगा वो C6H12O6 है, तो उसमें 6 CO2 को फिक्स करना होगा तब एक ग्लूकोज बनेगा। तो उसके लिए जो केल्विन साइकिल है उसे 6 टाइम रन करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की बात है। तो केल्विन साइकिल जो रन करेगी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 बार रन करेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो एक CO2 का मॉलिक्यूल है उसको फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH की यूसेज होती है। 3 ATP लगेंगे और 2 NADPH लगेंगे। अब क्योंकि केल्विन साइकिल एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 बार टर्न होगी, 6 बार चलेगी, तो 6 CO2 के मॉलिक्यूल फिक्स होंगे, तो टोटल 18 ATP और 12 NADPH जो होंगे वो यूज किए जाएंगे। तो आपने देखा कि CO2 को फिक्स करने के लिए एनर्जी की जरूरत है जो कि लाइट रिएक्शन से हमें मिल रही है। अब एक और बात एनसीईआरटी ने हाईलाइट की है, उसको जानते हैं। वो क्या है कि हमने देखा कि यहाँ 18 ATP है और 12 NADPH है, जबकि एक बार आप याद कीजिए, आई बटन पर क्लिक कर दीजिए तो आपको सब पता चल जाएगा कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या था। अब आप देखिए कि साइक्लिक में सिर्फ एक ATP का प्रोडक्शन होगा और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP और NADPH का प्रोडक्शन होगा। तो नॉन साइक्लिक से इक्वल अमाउंट ऑफ ATP और NADPH बनेंगे, लेकिन जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो एक एडिशनल ATP हमें प्रोवाइड करता है। तो यही एनसीईआरटी कहती है कि इट इज प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस इन नंबर ऑफ ATP एंड NADPH दैट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस। मतलब ये जो एक्स्ट्रा ATP लग रहे हैं वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से आ रहे हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि जनरल जो CO2 का फिक्सेशन होगा उसके लिए एनर्जी की जरूरत होगी और अलग अलग अमाउंट है, तो वो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हमने C3 और C4 के बारे में जाना। अब हम स्टार्ट करेंगे डिटेल स्टडी ऑफ C3 साइकिल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखें केल्विन साइकिल को। तो C3 पाथवे भी कहते हैं इसे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट जो था, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, उसके साथ कार्बन ऐड होगा और फिर 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। 3 PGA जो कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, उसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें राइबोलोज बिस फॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होके 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल बनाएगी, उस स्टेप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्योंकि एडिशन ऑफ कार्बन हो रहा है तो ये स्टेप होगा कार्बोक्सिलेशन। और दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, क्योंकि ये नहीं होगा तो स्टार्ट ही नहीं होगा। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना तो नेसेसरी है ना, तो इसीलिए ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है और इसी पॉइंट पे काफी क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप की राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, उसमें कार्बन ऐड होगी तो टोटल 6 कार्बन कंपाउंड बन गया और फिर वो टूट जाएगा 2 मॉलिक्यूल PGA के 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, अब चलते हैं। अब एक और बात इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलेशन में कि जब ये कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो एंजाइम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बात आप याद रखेंगे, जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है RuBP कार्बोक्सिलेज। क्योंकि ये राइबोलोज RuBP का कार्बोक्सिलेशन करा रहा है तो इसीलिए इस एंजाइम का नाम है RuBP कार्बोक्सिलेज। अब जो ये एंजाइम है ये कार्बोक्सिलेशन तो कराता ही है, साथ साथ ये ऑक्सीडेशन भी कराता है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन में तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की हायर कंसेंट्रेशन पे जो RuBP की एफिनिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में O2 के साथ काफी हाई होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ना जुड़ के कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करने की बजाय ये क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ RuBP को जोड़ देता है, जिससे कि RuBP का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसीलिए इस जो ये एंजाइम है RuBP, इसको कंप्लीटली हम बोलते हैं
रुबिस्को, रुबिस्को एंजाइम, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। ये बात आप याद रखेंगे कि इस एंजाइम को मोस्ट प्रॉपरली बोलना सही है कि ये रुबिस्को है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। तो ये आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो कार्बोक्सिलेशन हुआ, 2 PGA के मॉलिक्यूल बने, अब होगा इसका रिडक्शन। अब रिडक्शन जो स्टेप है उसमें 2 ATP और 2 NADPH जो होंगे वो यूज होंगे। कार्बोक्सिलेशन में कोई एनर्जी यूज नहीं होगी। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जब ATP ADP में कन्वर्ट होगा तो उसने फास्फोरस लूज किया, तो ये क्या करेगा, ATP तो क्या कर रहा है, फॉस्फोराइलेशन करेगा बेसिकली। मतलब जो कंपाउंड है 3-फॉस्फोग्लिसरेट वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। तो वैसे तो ये जो आउटलाइन है, मेजर आउटलाइन एनसीईआरटी में गिवन है इस कार्बन साइकिल केल्विन साइकिल की, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ स्टेप पे हमें कंपाउंड्स के नाम याद रखने होंगे। जैसे कि जब एटीपी से फॉस्फोराइलेशन होगा तो ये 3 PGA से 1,3-डाई-PGA बन जाएगा, मतलब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अभी तक इसमें सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप था, अब इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप हो जाएंगे, तो इसीलिए 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो एटीपी का ये काम था। अब 2 एटीपी इसलिए लगे क्योंकि पीजीए के 2 मॉलिक्यूल हैं। फिर एनएडीपीएच की बात करते हैं। ये क्या करेगा, सही मायनों में यही करेगा रिडक्शन, क्योंकि NADPH से ये NADP में कन्वर्ट हुआ, मतलब इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो गया। आपको याद होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगर इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ तो इसने कंपाउंड को क्या कर दिया, रिड्यूस। अब कंपाउंड को रिड्यूस कैसे किया, ये क्या था, एसिड था। अब ये एसिड जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, 3PGAL में, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, जो कि एक कीटोन है DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, उसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एटीपी से फॉस्फोराइलेशन हुआ तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, उसके बाद रिडक्शन हुआ NADPH ने जो किया, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना, एसिड से अल्डिहाइड। तो ये रिडक्शन में इंपॉर्टेंट बात थी। तो आप याद रखेंगे कि 2 ATP और 2 NADPH खर्च हो रहे हैं, सेकंड स्टेप जो कि रिडक्शन है। फिर हमें 3PGL मिल गया। अब जो ये ट्रायोस फॉस्फेट है, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड जिसमें फॉस्फेट एडिड है, उसके कुछ पार्ट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा ग्लूकोज उससे, जो कि ट्रांसपोर्ट होगा। आपको याद होगा कि प्लांट में जो ग्लूकोज फूड का ट्रांसफर है वो डाइसैकेराइड की फॉर्म में होता है, जो कि सुक्रोज है, आप याद रखेंगे। और स्टोर किस फॉर्म में होगा, स्टार्च। अब लास्ट स्टेप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे भी हम क्रूशियल कहते हैं अगर हमें साइकिल को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल ट्राइस फॉस्फेट के RUBP में रीजनरेट होंगे, रीजनरेशन। तो थर्ड स्टेप क्या है, रीजनरेशन। अगर जनरली क्वेश्चन में मेंशन नहीं दिया कि आपको साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए कौन सा स्टेप क्रूशियल है, तो आप लगाएंगे कार्बोक्सिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। लेकिन अगर आपको नोटिफाई किया जाए कि भाई साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए कौन सा स्टेप क्रूशियल है, तो वो होगा रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के दौरान एक एटीपी और खर्च होगा। तो अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपने देखे। तो RUBP का कार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई, उसमें एंजाइम था RUBP कार्बोक्सिलेज, जो कि एक्चुअल में रुबिस्को है, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज, ये आप याद रखेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल बने PGA के, जो कि फिर उसमें फॉस्फोरस ऐड किया, एटीपी से ADP बना, फॉस्फोरस ऐड हुआ है तो 1,3-डाई-PGA बना। उसके बाद में उसका रिडक्शन हुआ, एसिड से अल्डिहाइड बन गया, फिर कुछ पार्ट रीजनरेट होके दोबारा से RUBP बना। अब आपने देखा होगा कि यहां से वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो है वो फिक्स हुआ है एक बार साइकिल के चलने से। और आप देखिएगा कि देखिए, काउंट कीजिए, 2 ATP और 1 ATP, तो टोटल कितने ATP लगे, 3 ATP।
फॉर 1 CO2 और NADPH देखिए कितने लगे, तो सिर्फ 2 NADPH लगे, वो भी रिडक्शन में। तो आपने देखा कि एक केल्विन साइकिल जब रन कर रही है तो 2 ATP और 3 ATP और 2 NADPH यूज हो रहे हैं। तो जब इसकी इंटू 6 से करेंगे तो 18 ATP और 12 NADPH का कंजप्शन हुआ है बेसिकली। तो ये थी केल्विन साइकिल। इसमें क्वेश्चन जहां जहां से आएगा वो सारे पॉइंट मैंने आपको स्पेसिफाई किए हैं। जैसे फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, RUBP। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट। फिर अब आप देखिए कि एंजाइम कौन सा है, RUBP कार्बोक्सिलेज, जो कि ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। तो इसीलिए एक्चुअल में इसका सही नाम क्या होगा, रुबिस्को एंजाइम, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। तो अब आप एक बात याद रखिए कि जो एंजाइम है ये क्या है, प्रोटीन है। तो ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरे अर्थ पे, ठीक है। तो ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है रुबिस्को, क्योंकि एंजाइम जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं। तो रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। फिर आप देखिए अब रिडक्शन में 2 ATP यूज होंगे और 2 NADPH यूज होंगे, ये इंपॉर्टेंट था। इन कंपाउंड्स के नाम जरूरी थे, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, अल्डिहाइड बन के एसिड से तो रिडक्शन हो गया। फिर आप ये भी याद रखेंगे कि रिडक्शन के बाद ट्रायोस फॉस्फेट बना, इस पर भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद रीजनरेशन होके दोबारा से RUBP बना और रीजनरेशन में एक और ATP खर्च हुआ। तो इससे बाहर कोई और क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 99.9% कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेसन में C4 पाथवे को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे कि मेजर डिफरेंस क्या क्या है एक C3 और C4 प्लांट की एनाटॉमी में, जिसकी वजह से दूसरा पाथवे जो है वहां पे रन करता है। तो अभी के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लेसन समझ में आया हो, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।